बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, खुफिया एजेंसियों और एग्जीक्यूटिव के एहलकारों के दबाव से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत से एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और कोई शक नहीं कि हर शख्स और इदारे भी काफ़ी डिफेंसिव पोजीशन पर नजर आए हैं। और ये नहीं, पिछले 48 से 72 घंटों में जो अहम तरीन मुलाकातें हो गई और जो फुल कोर्ट इजलास बुला लिए गए, उससे अंदाज़ा होता है कि ये ख़त लिखने वाले भी गैर मामूली हैं और इस खत के जो मुंदरजात हैं वो भी गैर मामूली हैं। अब इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया। कल चीफ जस्टिस काजी फायज़ की ख्वाहिश पर उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। 1 घंटा 20 मिनट तवील ये मुलाकात में रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हुआ और इंक्वायरी के TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती साइड, जी हाँ, इस इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के साथ साथ जजिस के इस खत को ही मिसकॉन्डक्ट कह रही है। कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, काजी फायज़ साहब से मुलाकात भी जिन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन को इस हवाले से भी ये फैसला करना है कि ये मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है, और ये भी कि अगर इल्ज़ामात साबित ना हुए तो फिर क्या होगा। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को तो मुस्तरद किया और चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर तशवीश का इजहार भी किया। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे तक का मुतालबा किया है। किस हद तक जस्टिफाई करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुतालबात और काजी फायज़ साहब का एक अदद आज़ाद कमीशन जो एग्जीक्यूटिव की ज़ेर निगरानी हो, इस पर हमें डेफिनेटली बात करनी है। इस सारे मामले के बाद एक बुनियादी सवाल और भी उठ रहा है कि ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, बजाय इसके कि अदलिया इस मामले को टेकअप करती, इस पर सुओ मोटो लेती। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी? हुकूमत क्यों इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है ये एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ही लिखा है, क्योंकि तमाम इदारे एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आते हैं, वो भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। ये जानने की कोशिश तो होगी। दूसरी जानिब KP में मखसूस रिश्तों के हलफ के मामले पर KP हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन ने कहते हैं वॉर्न किया है, धमकी दी है, कानून में अमल किया, जो भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि अगर मखसूस रिश्तेदारों पर हलफ नहीं लिया ना KP की असम्बली ने, तो सेनेट के इंतखाबात जो KPK की हद तक है ना, वो कम अज़ कम मुलतवी कर दिए जाएंगे। अब KPK हुकूमत ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया और बड़ी तगड़ी वकला की टीम भी इस सिलसिले में मुरतब कर ली गई है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी बड़े गैर मामूली फ़ैसले ले रहे हैं और फ़ैसले वो ले लेते मगर फिर उस पर यूटर्न भी लेना पड़ जाता है। आज हुकूमत की जानिब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को ही ले लें, मेंबर्स का ऐलान हुआ जिसमें पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह ही नहीं है, और वहाँ जहाँ वज़ीर ख़जाना की जगह है वहाँ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को रख दिया गया है। इससे पहले इक़्तिसादी इरादारी कमेटी में भी यही हुआ, वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर ख़जाना पर तरजीह दी गई, मगर बाद में ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अब ये फ़ैसला अटल है कि नहीं, ये भी देखना होगा। क्या वज़ारत ख़जाना में जो शख्स है वो मिसफिट है या वज़ारत ख़ारजा में जो शख्स है वो मिसफिट है? ये तमाम जवाब जानेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ, अहमद उवैस साहब, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एज अ कानूनदान भी मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें पूछनी हैं। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब स्टूडियो में मेरे साथ है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और सायरा बानो साहिबा GDA से जिनका ताल्लुक, लेकिन सिस्टम के ऊपर इनकी एक गहरी नज़र है और जिस तरीके से ये तनकीद करती हैं वो तनकीद बहुत हद तक पुरअसर भी होती है। तो सारा साहबा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जी मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से मैंने बात करनी, क्योंकि उनका मुझे हमेशा से गिला कि मैं उनको टाइम कम देता हूँ। पहली बात, पिछले कम टाइम देने पे आमिर भाई माजरत। आमिर, मुझे ज़रा आप बता दें, 6 जज के खत पर आपकी जमात की क्या राय है? क्या पूछा गया इस कमीशन के हवाले से? क्या पूछा गया जस्टिस काजी फायज़ साहब से मुलाकात के हवाले से? क्या आप लोगों के साथ मुशावरत हुई? और इस खत पर ज़रा प्लीज़ बताइएगा पीपल्स पार्टी की टेक क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का ये इख्तियार है, हम कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो प्रेसिडेंट साहब से ये इस पे क्या बात कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। और हम समझते हैं, देखिए बिल्कुल ये इश्यूज़ कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है, या मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे पहली दफ़ा कोई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अदलिया के में मुदाखलत कर रही है, और इसे बड़ा ही ऐसे ले लिया गया है जैसे हम बड़ा ही आपके लिए ज़बरदस्त, यदि आप समझते हैं कि आम सी बात थी। आप क्या समझते हैं कि ये कोई बड़ी सीरियस बात है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा पाकिस्तानी, वही जवाब मेरा है, वही आपका है। मैटर नहीं है ये। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये जो जस्टिस मुनीर से काम शुरू हुआ है, ठीक है, ये जो अनहोली लाइंस रहा है हमारी जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये किसे ढका छुपा है? कौन से अदालती फैसले आइन और कानून के तहत होते हैं, कब होते हैं? और ये जो जज साहिबान आज बड़ा ज़मीर की आवाज़ पे उठे हैं, ये जज साहिबान तब क्यों खामोश थे?
जब ये फैसले किसी के कहने पे कुछ कर रहे थे। ये बात है कि कभी कभी सर गए आपके थे ना करें ऐसी बातें, वो भी सियासी गुफ्तगू ना करें। जजेस ने सियासी गुफ्तगू नहीं की ना, उमरता बंदियाल साहब के पास भी गए थे ये 6 जजेस, ये 6 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास भी गए थे, मुलाकात भी हुई थी। इन 6 जजेस ने बाकायदा तौर पर अपने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा, उनको बताया इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का, उसके बाद अब ये जुडिशल कमीशन में खत लिखा था। अब मेरे से सुन लीजिए, देखिए मैं सियासी बातें नहीं कर रहा, जजों को सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जजों ने सियासत की है। यहाँ पे मैं खुद उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं जेल में गया हूँ, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वली, क्या वो सियासत नहीं की गई थी? और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने सियासत नहीं की, जजेस ने नहीं की। आज जजेस को जो तकर्री है, क्या उसमें सियासत शामिल नहीं होती? क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस क्या किसी सियासी पर्सनैलिटी को कभी उभारते हैं और कभी गिराते हैं? ये नहीं हो रहा। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना है, कहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं? इनका मामला तो ये है किसी को बेल देने, जिसे कहीं बेल नहीं मिलती, समझ आ जाती है कि ये बेल दे देंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मसला सीधी जुबान में ये है कि अदलिया को आइन के तहत चलना चाहिए और चलना चाहिए था, लेकिन हमारी अदलिया किसी के इशारे अबरू पे चली है। ये खत किसी के इशारे पे लिखा सर? नहीं, मेरे लिए चंबे की बात तब होगी जब अदलिया को कभी डिक्टेट नहीं करवाया गया होगा। जब अदलिया को हमेशा डिक्टेट करवाया जाता है, करवाई जाती रही है अदलिया डिक्टेट, और उसके बाद आज ये कहें छुई मुई बन के कि ये हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं। वो शौकत सिद्दीकी वाला मामला आया है तो सारों को हीरो बनने का शौक हो गया। सर मेरी एक बात सुनो। अच्छा नहीं सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये ना कहें, इसकी पूरी टाइमलाइन है। कई माह पहले जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की टाइमलाइन शुरू हुई, मैंने फिर आपने मेरी बात की ना, वो तशनगी को अभी तक बरकरार रखा है सर। भाई वो मैं सर बरकरार रखा है। सिर्फ एक बात कह देता हूँ, मैं इसे खोल देता हूँ। जी जी प्लीज। कि वो जो पहले फाइजीसा साहब से मिले थे, ये गठजोड़ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर जाके भी मिले थे। इन्हें अपनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तक पहुंचाने चाहिए थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाते। बहरहाल पहुंचा दिए गए हैं, आपको भी पता चल गया है, मुझे भी पता चल गया है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए, फाइज़ साहब भी हो गए। अहमद भाई आप बता दें, पीपल्स पार्टी के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। ये जजेस हमेशा इसी तरह ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एजेंसियां इसी तरह ही इन्फ्लुएंस करती हैं फैसलों पर, उनके मामलात के अंदर। अब करना क्या है? आपकी जमात तो इस आज़ाद इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक रिटायर्ड जज सरबराह होगा, उससे मुतमईन नहीं है। आप क्या समझते हैं होना क्या चाहिए? जी अहमद उवैस साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आपसे सवाल है मेरा, आप लोग क्या समझते हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जो जितने गंभीर किस्म का ये सूरत हाल पैदा हुआ है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन जजिस ने, जो 6 जजिस ने ये जो लेटर लिखा है, इसको किसी नेगेटिव सेंस में मत देखें। उन्होंने अपने आप को, दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ टू डेंजर। एजेंसियों के साथ ख़तरा मोल लेना, और आखिर एक तंग आमद बजंग आमद वाली बात है कि वो बर्दाश्त करते आए होंगे, लेकिन एक सूरत हाल इस हद तक आगे निकल गई कि जब उनके घर में, उनके बेडरूम में, उनकी एक्स्ट्रा जो प्राइवेसी है लाइफ की, उसके अंदर भी इंटरफियरेंस आ गई और वहाँ भी उनकी वीडियो बननी शुरू हो गई। तो ये ब्लैकमेलिंग की इंतहा है कि ये वीडियो के होते हुए वो उनको ब्लैकमेल करेंगे और करते आए होंगे। अब एक हद हो गई कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि नो मोर ब्लैकमेलिंग। ये बहुत बड़ा वाक़या है, और ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आज हुआ और ये उन्होंने फ़ौरन ये कर दिया। ये चल रहा है एक अरसे से। जैसे भी आपने भी फरमाया कि पहले उन्होंने चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब थे, जब उमर अता बंदियाल साहब, उस वक्त भी उनको भी ये सारी बात वहाँ पे उनके गोश गुजार की, और जस्टिस फायद ईसा साहब थे, इनको भी उस वक्त सीनियर प्योने जज थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, जस्टिस आमिर साहब को भी सारी बात बताई। उनको भी उस वक्त भी लेटर लिखे, भेजा गया उनको, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी इस बात को, और खौफज़दा रहे। ऐसा लगता है कि ये सारे खौफज़दा रहे। ठीक, खौफज़दा ना होते तो ये उसी वक्त टेकअप करते इशू को। तो इसीलिए उन्होंने ओपन लेटर किया है, जो कि उन्होंने मीडिया में भी भेजा, और ये ओपन लेटर नहीं सर, ओपन लेटर नहीं था ये, ताकि इसका कोई, ये भी इन 6 जजेस ने लीक नहीं किया ना सर। नहीं था, लेकिन एक्सपो ये ओपन लेटर नहीं था सर, ये सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर से लीक हुआ है।
ये जो न्यू ओपन लेटर नहीं था, जी सॉरी, मेरा मतलब ये कहने का है कि ये मैटर जो है ये बहरहाल अब जो है मीडिया के सामने भी सब जगह आ गई बात। तो ये सवाल है, ये इतना बड़ा इशू है कि सोसाइटी जो है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के बगैर रह नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के बगैर पाकिस्तान आइन जो है वो आइन नहीं रहता। सबसे बड़ा कस्टोडियन जो है वो जुडिशरी है आइन की, ठीक, और सबसे पिवट पोजीशन है जुडिशरी की आइनी हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करती नहीं है। वैसा मेरा सवाल ये, अब आप लोग कहां जाके पावर सब भी है। लेंगे? आप क्या समझते हैं होना क्या चाहिए? जरा प्लीज उस हल की तरफ बढ़े ना। जरा हम ये देखें, आपने इसका मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। ठीक, इसमें होना ये चाहिए कि जितना बड़ा इशू है, चीफ जस्टिस को बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट से बैठ के जाके बात करते और एक फजूल किस्म की प्रपोजल को उन्होंने हाँ करके आ गए उठ के कि जुडिशियल कमीशन बन जाएगा एक रिटायर्ड जज का, इसका मतलब है कि इस मसले को दबा दिया जाएगा। ठीक है, मिट्टी पाव वाली बात कर रहे हैं। चाहिए ये है ये कि ये इतना बड़ा इशू था कि इसके लिए जुडिशियल कन्वेंशन कॉल करते इमीडिएटली। पूरे पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स की जुडिशरी जो है उन सबको मदऊ किया जाता उसके अंदर, और उस कन्वेंशन के अंदर उनसे कहा जाता है कि अपनी खुल के आप अपनी रिजर्वेशन जो है जो भी किसी की हैं खुल के बताएं कि उनके साथ क्या क्या होता रहा है। ये 6 जजेस की जगह 6 आपको कंप्लेंट आई है ना, अगर ये पूरे पाकिस्तान की आप कन्वेंशन बुलाएं, ये 6 की जगह 600 हो जाएंगे। इतना ज्यादा एजेंसियों ने अपना जाल बिखेर दिया हुआ है और इतना ज्यादा वो तब स्वेल्ड अप हैं, इतनी ताकत हासिल कर चुकी है, इसलिए कि उनको वो दंदनाते फिरते हैं। कोई उनको चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, उनको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सिविल मामलात के अंदर, हुकूमत के मामलात के अंदर, पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इतनी खुल्लम खुला कर रहे हैं। और ठीक है, मैं वैसा मैं आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। देखिए आपको आप ठीक है, मैं दोबारा एक बात सुन लीजिए जी, प्लीज प्लीज। और वो ये है, वो ये वाकया मैं आपको बताता हूं कि इनसे ये पूछ लें कि इमरान खान के 3 फैसले किए गए जेल ट्रायल में, वो रात के 11-12 बजे तक किसके हुक्मनामे के ऊपर जज बैठता था? ये आंसर है हर चीज का इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी बेसिकली उन्होंने कहा, इस खत के अंदर लोअर कोर्ट्स का भी जिक्र है। सारा बानो साहब, इधर तो बजाय इसके कि कमीशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले क्या आपको नहीं लगता कि जब ये 6 जजेस श्री के एक इदारे के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम है कि उनको इस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, जब ये 6 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गए हैं, तो क्या ये सबसे बेहतरीन मौका नहीं था कि हम अपनी अदलिया को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इस इदारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए खुद इस मसले को टेकअप करते, सुओ मोटो की शक्ल में करते? इससे बड़ा और कौन सा मामला हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि पूरी की पूरी अदलिया ही कॉम्प्रोमाइज हो गई? ये 1-2 नहीं ना, 6 जजेस हैं। और उसके मतलब सोने पे सुहागा ये कि जब इन आज़ाद एक कमीशन की बात की जा रही है जो कि एक रिटायर्ड जज जिसकी सरबराही करेगा, उस पर एतराज़ात अपनी जगह, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्ज़ाम है, ये खुद हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है जिनके नीचे ये तमाम इदारे हैं, और वो वजीर कानून कह रहे हैं कि इन जजेस ने गलत काम किया, इन जजेस का प्लेटफॉर्म ही सही नहीं, बल्कि वो यहां तक कह रहे हैं कि जिन जिन केसेस के अंदर ये मौजूद हैं जजेस, वो केसेस से ही अलहदा हो जाएं, तो यानी वो जजेस रहे जिनको कंप्लेन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आपके सारे सवालों के अंदर ही आपके जवाब हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ये तो मसला खुद ही काजी फाइज ईसा साहब को टेकअप करना चाहिए था कि वो करते, और उसके बाद जो भी आपने बिल्कुल सही बोला कि इल्जाम जिनके ऊपर है वो कमेटी बनाना चाह रहे हैं, और वो भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। यहाँ पर हाजिर सर्विस जज कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनके ऊपर दबाव था, वो उस दबाव के अंदर आ गए, और ये हाजिर वो रिटायर्ड जज और बीच में आई डोंट नो और कमेटी के कौन से मेंबरान होंगे। हमें तो भाई इस सारी चीज की शफाफियत पर यकीन नहीं है। दूसरा, बैरिस्टर साहब ने कहा, आमिर साहब ने, कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक इनकी बात से सहमत हूँ कि हाँ वाकई ये नई बात कहाँ है। अगर आप अभी यहाँ पर क्या कहते हैं जुल्फकार शहीद उनका केस आप निकालें तो 44 साल बाद कहा गया है कि ये अदालती कत्ल है, और सही इन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन से लेके और वो जस्टिस साहब, क्या उनका तारीख में नाम है, मुनीर साहब, कि उन्होंने जिस वक्त नजरिया जरूरत के तहत मिट्टी पाव करके काम किया था, ये तब से शुरू हुआ था।
मुझे ये पता है, कहीं मैं बैठी हुई थी तो बात हुई थी कि किसी जमाने में जस्टिस कियानी ने, कि उस वक्त एक लेटर तमाम जजेस के पास गया था, उसका पूरा मतन जो ये था कि जो भी आता है आप उनकी इज्जत करो, लेकिन अगर वो आप पर दबाव डालते हैं तो लफ्ज था किक देम आउट, सही। कि अपने ऑफिस से किक देम आउट। तो ये देखें, ये तो सारा कुछ होता है, और मैं कहती हूँ इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और काजी फायज ईसा साहब को ही करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अदलिया, और आपने सही बोला बिल्कुल। कि इल्जाम तो एग्जेक्टिव पर है, वो कैसे इस कमेटी की साफ शफाफ मतलब कमेटी का वो कर सकते हैं और तहकीकात हो सकती है। और दूसरा, आपने फिर ये जो सवाल किए थे, अभी तो मैं आपको बता दूं, आप तो ये सिर्फ 6 हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस भी तैयार हैं, वो वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये मैं कहती हूँ कि वंस फॉर ऑल इसका खात्मा होना चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है मुदाखलत खत्म करने का, कि जब ये मुदाखलत और इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर उन फैसलों पे कौन यकीन करेगा। हमें ये भी बताया जाए कि रात को 12 बजे अदालत किसके कहने पे खुली। बिल्कुल। और तारड़ साहब आज जो बात कर रहे हैं, तारड़ साहब ने तो बरमला बोला कि उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे वोट दिया था, ठीक है। ये जो वो कुछ बार के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और जो आज धमकियां भी वही बाजवा साहब देते हैं ना इनको, आजकल मसला भी यही है। मगर मैंने बेसिकली आमिर साहब से सवाल करना है, मगर ब्रेक में जाने से पहले मैं जरा ये आपसे पहले एक सवाल कर लूं। आमिर साहब, देखा कोई अचंभे की बात नहीं है, 44 साल बाद इतना सिर्फ इंसान मिला जुल्फकार अली भुट्टो साहब कि उनको अपने दिफा का वो हक नहीं मिल सका, उनके केस की प्रोसीडिंग उस मेयार के हिसाब से नहीं चल सकी। हालांकि एक रिटायर्ड जज के टीवी इंटरव्यू के ऊपर ये बाकायदा तौर पर एक अदद केस को दोबारा ओपन किया गया था नसीम हसन शाह साहब के। आज हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं जो खुद मौजूद है सर्विस पर, वो खत लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं अचंभे की बात नहीं। जी सारे साहबा, वो तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो तारीख में हमारे होता है। भाई आप मुझे बताइए कि जिस वक्त किसी ने दबाव डाला था, आप केस से अलग हो जाते, आप केस से अलग हो जाते। और बस इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं 12 मैं आपको इसका जवाब, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन ये आखिरी मौका है सियासतदानों के लिए ये मुदाखलत खत्म करने का, वरना यही होता रहेगा। लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं था, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला इन्होंने काम किया ठीक कि आप किस लिए कूद पड़े। ये जुडिशरी का मामला था, वो वहीं पर हल होता, और जिस का नाम उन्होंने लिया था, जिस इदारे के सरबराह का, आप उसको बुलाते और आप उनसे जवाब मांगते। कौन सी एजेंसीज हैं, आप जैसे अभी अवैध साहब ने कहा दंदनाते फिर रही हैं, हमारी जिंदगी अजाब की हुई इन लोगों ने। कोई आप जिसका देख लें, आप जिसका आप कर लें। अभी तो और बहुत लोग आएंगे कि और लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया। तो ब्लैकमेल का मतलब है, ये अभी कह रहे थे कि ये जजेस ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पैसे से ब्लैकमेल नहीं हो रहा तो उसकी कोई कमजोरी होती है ना, इसका मतलब है कि वो पैसे से ब्लैकमेल नहीं हुए। मैं वो कोई तहकीकात का भी कोई होता है ना, या तो अब ये 6 जजेस कंप्रोमाइज का इल्जाम लगा रहे हैं। पहले रावलपिंडी का चीफ कमिश्नर बोला वो जहनी मरीज कहलाया। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मेरा सवाल होगा अहमद अवैस साहब आपसे, जब आपकी जमात के शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इन जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने की बजाय खुद ही तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं बात में थोड़ी सदाकत तो है। ये सवाल आपसे होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं इससे पहले कि बैरिस्टर साहब से सवाल करूं, लेकिन ये मेरा अपनी जगह पे एक सवाल है कि एशिया कमीशन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती, GDA नहीं मानती, और मेरे तई जितना मेरा हल्का अहबाब है और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, साफ़ी हज़रात और वो अफराद जो सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मामलात के ऊपर भी, उनमें से कोई भी इस बात को इतने अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहा कि ये आज़ाद कमीशन हो और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में हो। खैर बैरिस्टर साहब, आपसे पहले मैं सवाल करूँ इस सिलसिले में, चलें जस्ट सपोज जिसको पाकिस्तान पूरा नहीं मानता, आपके इत्तेहादी मानते हैं कि इसको होना चाहिए, तो TORs क्या होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये कमीशन बनने जा रहा है तो इसमें क्या काम है कि इसे PTI माने या ना माने, पीपल्स पार्टी माने या ना माने, ये तो जजेस का मामला है ना। इसे जजेस क्यों नहीं देख रहे? नहीं, पॉलिटिकल अभी जजेस की तरफ से कोई एतराज़ आया है कि ये कमीशन बने या ना बने, उस वो मुलाकात जजेस के बाद ने नहीं देखिए। उन जजेस ने चीफ जस्टिस तक पहुँचाई, चीफ जस्टिस की ये कहने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। ये नहीं, ये मुतालबा जुडिशरी की तरफ से आया होगा ना, किसी ने रोका तो नहीं है किसी को ये मामला उठाने से। इवन वो 6 जजेस खुद भी ये मामला उठा सकते हैं या उठा लेंगे, अगर क्या बात करना चाहे तो कर लेंगे। तो हमारे जजेस तो टिकर्स में बोलते हैं, बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं जो उनका दिल चाहे।
तो दे देंगे। तो इसलिए आप जरा मुझे टीओआर्स बता देना, मैं आगे मैं आता हूँ। हम लोगों प्लीज का मुझे क्या बता काम है देना। बीच में सियासी जमातों का इसमें बोल रहे हैं? आजाद पहली बात। कमीशन का क्या काम है? दूसरी, 6 जजेस को TORs बुला के पूछें क्या हुआ उनसे? देखिए TORs का काम- रिटायर्ड जज बुला के पूछ सकता है इन जजेस से कि भाई क्या हुआ? नहीं तो है ना कमीशन, ये कानून है, क्यों नहीं पूछ सकता? फिर वही पूछ सकते हैं। ज्यादा बेहतर ना होता? नहीं, चीफ जस्टिस पूछते। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक तो पाकिस्तानी कौम ना हर ऐसे 2-4 तमाशों के अंदर ना इनकलाब ढूंढने लगती है। काश आ जाता सर, वैसे नहीं मौका आ बड़ा सकता, जबरदस्त नहीं आ था सकता। आमिर भाई, मौका बड़ा मैं जबरदस्त है बताता वैसे। हूँ, ये वो अदलिया है जो पूरी की पूरी PCO के तहत हलफ उठा लेती है। आज आप ये समझ रहे हैं ज़मीर जागे। मैं बताता हूँ, ये अभी जिक्र हुआ शहीद भुट्टो केस का। नसीम हसन शाह ने कहा कि हम पे दबाव होता है, हमने दबाव के तहत फैसले किए। किसका दबाव तो दुनिया को नहीं पता। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी उस वक्त रो रहे थे कि हम पे दबाव है, ठीक है, इसी पे वो गए ना। आज ये कह रहे, तो फिर इसका मतलब है जिस सियासी जमात के हक में मैनूवरिंग की जाती है तब वो खामोश रहती है। जैसे कि PTI शौकत अजीज सिद्दीकी के ऊपर दबाव डलवाते हुए फैज़ हमीद का उस वक्त ये खुश थी। आमिर भाई काट नहीं रहा आपकी बात। आपके मुंह से ना इतने बड़े वाक़े के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वाक़े के बाद, नसीम हसन शाह साहब की कन्फेशन उस प्रोग्राम के अंदर, ये बेहिसी आपको सूट नहीं कर रही? बेहिसी नहीं है भाई, आपको तो खड़ा होना चाहिए इस टाइम इन क्यों 6 खड़ा जजेस होना के चाहिए? हम साथ, खड़े हो चुके 6 हैं जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए नहीं आपको। भाई, कौन से जजेस? पूरी जब जुडिशरी खड़ी थी ना पूरे पाकिस्तान, अभी तो ये 6 है एक हाई कोर्ट के, पाकिस्तान में और कोई हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। क्या जुरिस्डिक्शन है उसकी? क्या पिद्दी का शोरपा? पूरा पाकिस्तान पड़ा है। ये लाहौर हाई कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन है, सिंध हाई कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन है? तो बात इतनी है, वो 6 जजेस हैं, वो कैसे बेल्स लेते रहे, वो किन्होंने अपॉइंट किए, उन्हें कहाँ से क्लियरेंस मिली और वो जज बने, वो किसे रिपोर्ट करते हैं, वो किसके कहने पे करते हैं, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी फैमिलीज की क्या है, किसी से ढकी छुपी है? जब वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश करते हैं, किसी से ढकी छुपी है? मुझे ना शौकत अजीज तब असूली लगा था, ये शौकत सिद्दीकी साहब, वो उनका रुझान नून लीग की तरफ था, इन जजों का रुझान PTI की तरफ है। तो बात यह है, इस मुल्क में मुसीबत ये है कि जजों ने तो बेड़ा गर्क किया है। ये सारे जज इनकलाब लाते अवाम के लिए तो नहीं लाते। आपको कौन से जज असूली लगते हैं? बात तो सुनने, सबऑर्डिनेट मुझे लगता था जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस कार्नीलियस। कौन खड़ा होता है ऐसे जजेस के साथ? कोई नहीं खड़ा होता, कभी भी नहीं होता। और आज बड़े अरसे के बाद कोई अच्छा चीफ जस्टिस, देखिए कब अदलिया पे दबाव नहीं था, जब वो जनरल हमीद गुल थे ISI के, तो क्या वो नहीं कर रहे थे? जब वो खरीद के जमातें बना रहे थे तब भी था। ये कहानी हमीद गुल से शुरू होती है और फैज हमीद तक फैली हुई है। हाजिर तो जज पहली बार बोल रहे हैं ना आमिर भाई, हाजिर जज खुद पहली बार बोल रहे हैं। आप तारीखों को एक दूसरे से नज़दीक करते रहेंगे ना। अच्छा, एक तो आप ना ये पहली दफा यार काम हो जाए। ये शौकत अजीज भी हाजिर सर्विस जज ना, वो भी तो पहली दफा बोल रहा था ना, उसे भी तो निकाल दिया गया था ना। इसी तरह बहुत से जजेस बोलते रहे हैं, बोल के अदलिया छोड़ते रहे हैं, बेजमीर जजेस PCO के तहत हलफ उठाते रहे हैं। मैंने बताया कि हमने इफ्तिखार चौधरी के लिए जदोजहद की, वकला बाहर निकले, जाने दी। उस इफ्तिखार चौधरी ने फिरौन का रोल अदा किया, उसने जुडिशल मार्शल लॉ लगाया, वो और उसका बेटा लूट खाता रहा, जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद आने वाले जजेस ने, चीफ जस्टिस ने क्या किया है? तो इसलिए मुझे ये कहानी ना बेचे, ये बिके। एक हल बता देता हूँ, कोई कमीशन हल नहीं है, कोई फुल कोर्ट हल नहीं है। हल एक है, मुल्क के अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। कब जज एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बिके, कब जजों ने अपने जमीर बेचे, आइन बेचा, ये पूरा करें। फिर यार इसकी तो नहीं सर, आजाद रिटायर्ड जज सरबराही करेगा उसकी। अरे बना लेंगे, रिटायर्ड जज को इतने बुरे हो गए हैं, निकल आएंगे बड़े रिटायर्ड जज जो अच्छे ट्रुथ कमीशन बना रहे हैं, रिकंसिलिएशन कमीशन बना रहे हैं। बहुत लोग होते हैं पाकिस्तान में, एडवाइस करें ना सर, आपकी नजर में किसको बनना चाहिए सरबराह? बहुत निकल आएंगे, अभी आप चलें तो सिर्फ बहुत निकल आएंगे। ये कौन सी बात है कि नहीं निकलेंगे अच्छे लोग? ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये फुल कोर्ट हो जाए, तो अगर ये अदालत इस पे सो मोटो ले ले, तो क्या अदालत के फैसले को दूसरा फरीक अहमद अवैस साहब आप बताएं, आपके अपनी पार्टी के शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल को खत लिखने के बजाय खुद इन 6 जजेस को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए था, जो दबाव डाल रहे थे। क्या आपकी जमात उस पर इत्तेफाक करती है? नहीं, देखिए ना, उसकी बात यह है कि अगर कोई जज इंडिविजुअली करता तो उनको भी इस बात का एहसास हो चुका हुआ था कि जजेस एजेंसीज जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हैं, और उनके पीछे जिनका हाथ है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक, लिहाजा वो किसी सूरत भी अगर एक जज को नोटिस लेता
तो उसको तहस नहस कर छोड़ते ये। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने एक कलेक्टिव एक स्टेप लिया है ताकि स्ट्रेंथ हो जाए उसके अंदर और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें वो। ठीक। और ये मामला जो है वो एक इंस्टीट्यूशन का बन जाए, पूरे अदारे का, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का इशू बन जाए। ठीक तो है। मेरे ख्याल में बड़ा राइटियस स्टेप है जो उन्होंने टेकअप किया है। ठीक है। और यही एक स्टेप होना चाहिए था इसी अंदाज के अंदर। देखिए ना, एजेंसीज का जो एटीट्यूड है, आगे वो इतनी स्वेल्ड अप हो चुकी हुई हैं ठीक है, कि दिन दहाड़े जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं जो सलूक करते हैं उसके साथ, और जहाँ जहाँ चाहते हैं पहुँच जाते हैं। और इससे पहले वो करते रहे हैं। ठीक है। असलम बेग के ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। तो ये जो इस्तीफों का मुतालबा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, ये भी जायज़ है क्या? देखिए, बात यह है कि जब उन्होंने 6 महीने, आज से मई के पिछले साल मई में जब उन्होंने ये बात जो है चीफ जस्टिस को, उमर अता बंदयाल साहब को भी ये बात कही और फिर काजी फायद ईसा को भी कही और वो आमिर फारूक साहब को भी ये बात कही, और वो उन्होंने खामोशी अख्तियार की। कुछ इसका कोई उसका तदारुक, कोई इसका ना हल निकाला, ना कोई रेमेडियल मैयर किया, खामोश होकर बैठे रहे, क्योंकि वो तो खुद उनके हाथों में थे। आपने देखा आमिर फारूक साहब का क्या एटीट्यूड है, जो इमरान खान के केसेस में वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इत्मीनान नहीं है इसके अंदर, इवन देन ही इज इम्पोजिंग हिमसेल्फ। और नवाज शरीफ के केस के अंदर उन्होंने किस तरीके से क्या किया है, कभी इस तरह भी बेल हुई है कभी। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। ये बिल्कुल, और ये सिर्फ लिखने का मकसद ये था कि ग्रेविटी का एहसास दिलाया जाए सुप्रीम जुडिशरी को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। मकसद ये था कि इसका कोई ऐसा एक कलेक्टिव स्टेप लिया जाए कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ठीक है, कोई उनका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ भी नहीं किया। तो इस सारी बात के, और यहाँ कहते हैं कि जी वो जब इनके ऊपर पहले जज जिनको अभी बहाल उनको ऑर्डर किए हैं सुप्रीम कोर्ट साहब, तो इनके सिद्दीकी साहब के मुतालिक कहा कि जी उस वक्त बाकी जज साहबान जो है वो उनके साथ मिलने को तैयार नहीं थे, फलां करने को तैयार नहीं थे। तो आप वो जजिस का एटीट्यूड जो है माजी में कोई इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतने बड़े वाकये को हम इस वजह से छोड़ दें और इग्नोर कर दें और नफरत का इजहार करें उनके ऊपर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इस मामले को लिया जा सकता है अगर टेकअप करने चाहें तो। सारा बारो साहब, मैंने बिल्कुल दूसरे टॉपिक पे भी आना है। आज जो इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, सीसीआई का मेंबरशिप का जो ऐलान हुआ है, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और क्या इसका कोई सद्देबाब होगा कि आप मायूस हैं कि बस चंद दिन हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा? तो जो हालात 76 साल से देखते हुए आ रहे हैं और जो सुनते हुए आ रहे हैं, उसे तो हम मायूसी के, वो कहते हैं ना, घटाटोप अंधेरों में खोए हुए। जिस तरीके से मतलब इसमें सब सियासतदानों की ही गलतियां, सियासतदानों की भी क्या गलतियां कि वो कह रहे हैं कि वो सही अताई सियासतदान हैं, यही सही वो आप बियारी भी नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, एब्डो का कानून आया और उसके बाद से वो कहते हैं ना कि बस ऐसे ही बनना शुरू हो गए कि ना वो बाकी चीजें, तो बस बैठ के फिर कहीं ना कहीं हर किसी का हाथ इस अमल में है जहां अब हम पहुंचे हैं कि वो कहते हैं ना कि गुमा होता है कोहलू और बैल के चक्कर का। अमीर कारवां हमें वहीं पे लाते हैं जो नज़ारा था आखिरी मंजर का। तो वो यही है सारा कुछ, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये सब कुछ ऐसे दब जाएगा जिस तरीके से हुकूमत कूद पड़ी है। और वो कहते हैं ना कि बाज दफा होता है ऐसे। अच्छा, इस केस में अमीर कारवां कौन है पाकिस्तान में, आप क्या समझती हैं? सलमान हैदर साहब। मेरे से भी किचन में कुछ चीज टूट जाती है तो सबसे ज्यादा शोर मैं ही मचाती हूँ। अच्छा, ये किसने किया? तो वो जल्दी से उन्होंने कमेटी बना दी है, और जहां आपका कमेटी, कमीशन, जेआईटी ऐसा कुछ बने तो आप समझें कि वो मिट्टी पाओ, वो मामला दब जाएगा, वो उस कमीशन की नजर हो जाएगा। होना तो काइज जस्टिस साहब को खुद इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बाकी चीजों पे तो सो मोटो एक्शन लिया जाता है कि अपनी अदलिया के वकार के लिए 139 नंबर से कोई थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकने के लिए ये काम करना चाहिए था, और सारा खुद ये कि भाई कौन है और अवाम के सामने ये हकायक लाने चाहिए। खैर अवाम बेचारी किस खेत की मूली है, लेकिन ये सब ऐसे ही होगा, 4-5 ऐसे होगा, फिर आई एम सॉरी
ये जो इतने हमारे जो सहाफी आजकल छोड़ देते हैं हर मामले के ऊपर, वो फिर इसको दूसरी तरफ रुख लेकर जाएंगे कि इससे क्या होगा, इससे इसको रिलीफ मिलेगा, अभी ये केस आना था, अभी फैसला आना था, कल किसी वो महाशय ने बोला कि वो मिलिट्री कोर्ट का फैसला आना था इसलिए ये कट्टा खोला गया। अरे भाई मिलिट्री केस है क्या, पहले मुझे तो समझा दें, मैं भी जरा आवाम को समझाऊं। आधे तो माफिया मांग के गंगा नहा लिए, 3-4 बेचारे पतली गर्दनों वाले फंसे हुए, कौन सा मिलिट्री केस या क्या, कौन सा जो यहाँ पर बैठे हुए। आज जो सिंध में हुआ, ये जो अभी बैरिस्टर साहब भी काफी मतलब जिस तरह आपने कहा बात कर रहे हैं, वो जो शर साहब थे जो आसिफा के ऑपोजिट थे, वो उनके कागजात पहले तो इलेक्शन में सही थे, आज वो मुस्तरद हो गए। उनके बेटे को वहां से आते हुए वो रास्ते में से गायब हो गया। आज बीबी जिंदा होती तो बहुत दुख में होती कि उनकी औलाद मुखालफों के पेपर रद्द करवा के और बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो इस मुल्क में तो ऐसे होता है, किस किस चीज को हम बात करेंगे कि वो हैरान हूँ रोऊं क्या जिगर को, दिल को कि पीटू जिगर को। तो यहाँ पर तो ऐसे ही होता रहता है। अच्छा सायरा बानो साहबा, एक और बड़ा काम हुआ पीछे है, जिस तरीके से इन लोगों को गवर्नमेंट मिली है, जिस तरीके से इन लोगों को सब कुछ मिला है, आके सिंहासन पे बैठे हुए वाइसराय बन के बैठे हुए, जैसे वो तो माउंट बैटन फिर भी बेहतर था, जो ये यहाँ पर वाइसराय बन के बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है। और जिस तरीके से मुल्क का हो रहा है भाइयों, किसी के प्राइवेसी रहने दे दो, कमरों में प्राइवेसी रहने दे दो, इतनी एफर्ट वहां पे करें जहां पर फिर हमें बयान देना पड़ता है कि दहशतगर्दों से हम आए ही हाथों से निपटेंगे। तुर्बत में क्या हुआ था, उस पर कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? क्यों नौजवान हमारे बच्चे 70-80 हजार रुपए के लिए शहीद होते हैं और आप उनको सर कैसे फैसला होगा जब मास्टर बेडरूम में कैमरे लगे होंगे तो फिर कैसे होगा? मुझे आगे बढ़ना है ना, आपसे एक और सवाल करना है, मुश्तरका मफादात कौंसिल का क्या करना है जी? मैंने खैर सवाल तो ये पीपल्स पार्टी से था, उनके इत्तेहादी है, ये बताएं कि वजीर खजाना गायब है इसमें से और वजीर खारजा इन है इसमें, खजाना गायब है, वो खुदा जाने मोहसिन नकवी साहब की कौन सी अदा भाग गई है कि यहाँ पर आप यहाँ पर 5 चीनी हमारे यहाँ पर आके वो उन्होंने सी पैक भी सब बंद करके गए, वो आईसीसी की में अगले बैच के लिए बात कर रहे थे। तो डार साहब है, उनको यही नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कभी वो खारजी मामला देख रहे हैं, कभी फाइनेंस देख रहे हैं आप। तो जब यहाँ पर मोहब्बतों वाली बातें होंगी और जिद बजिद होगी कि मैं सेक्रेटरी कौन सा लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा या वो लगाऊंगा, यहाँ पर मामलात ऐसे ही होंगे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मुल्क के मामलात को सीधे चलेंगे? जिन्होंने चलाने मुल्क के मामलात वो ही चला रहे हैं, ये इनको एक डमी करके बिठाया हुआ है, नौकरी कर रहे हैं वो, तो नौकर की तो नखरा की, इतनी ज्यादा इनकी बातें ना सुनी जाएंगी ना। मैं आमिर साहब आप बता दें, ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में से वजीर खजाना को बाहर किया गया और माशाल्लाह वजीर खारजा को अंदर रखा गया, क्या दोनों फिट हैं अपनी अपनी पोजीशन पे कि मिसफिट हैं? चलो मैं लाइट वे में इस पे कर देता हूँ। मेरे ख्याल से कि वजीर ख़जाना मसरूफ़ हैं, वाकई मीशत ख़राब है, काम करना है। वजीर खारजा का काम करने का नहीं है तो वो इस काम में आ गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं, इसे ऐसे ले लें। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तनकीद तो वो करे ना जिसने बड़ी अच्छी हुकूमतें गुजारी हों। ठीक है। ये जो पिछली हुकूमत थी जिसमें GDA वाले भी शरीक थे और PTI वाले शरीक थे, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बिठाए हुए थे? वो तो वजीर आजम कहता फिरता था कि मेरा बजट भी पास करवाती है एस्टेब्लिशमेंट, मेरा इजलास भी बुलाती है एस्टेब्लिशमेंट। मेरी बात सुने, आप ताने उस वक्त दें कि आपने ये काम ना किए हों, जब आप ताने लास्ट मिनट में मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आपसे पूछ के किया मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये भाई जरूरी नहीं है, ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? वो भी कैबिनेट, देखिए वजीर खजाना भी मुस्लिम लीग नून का है, वजीर खारजा भी मुस्लिम लीग नून का है, वो एक वजीर को बिठाए दूसरे को बिठाए, उनकी मर्जी है ना। हम लास्ट 30 सेकंड अहमद वैद साहब मुझे बताइएगा, वो ये नहीं है आधे सहमत है कि जो वजीर आजम का इस्तेहकाक है उन्होंने जो करना है कर लिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है GDA वाले बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, इन्हें मेरे ख्याल से दाना नहीं ना डाला सर। क्या अब इस पे फिर इन्हें थोड़ा सा दाना डाल देंगे ठीक हो जाएंगे? जी अहमद वैद साहब आप जरा बता दीजिएगा प्लीज। आप अपनी पार्टी का ना करें कि राव अनवार ने जैसे ही आके अपनी बातें खोली, सब झूठ था, फ्रॉड था राव अनवार, आप भी जानती हैं, ये तो एक तमाशे हैं सारे। जी अहमद जानती हैं तमाशे हैं सारे, ले लो कुछ भी हो जाए, आपकी लीडरशिप अब जीती नहीं है कभी। जनरल जिया के दौर में जीतती थी, उसके बाद भी। एक सेकंड मुझे अवैध साहब से बात करने देना। में जीतते हैं आमिर भाई, मुझे अवैध साहब से, अवैध भाई ये करना, देखिए बात यह है कि जहां पे भी
अपनी पार्टी को देखें। जी, राम जहाँ पे भी अनवार के उन्होंने बयान अपने- के ऊपर ही लेट गए आप। सैरापी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं एक मिनट आपसे खामोशी का ख्वास्तगार हूँ। अहमद अवैस साहब, बस बिल्कुल फाइनल वर्ड्स हैं, मुझे 10 सेकंड में मुझे प्लीज आंसर कर दें। ये मुश्तरका मफादात कौन सा वाला चक्कर क्या है? मैं सिर्फ ये मुश्तरका मफादात की काउंसिल जो है, इसमें अहम फैसले होते हैं, और इसहाक डार जो है ये उनका कॉन्फिडेंशियल आदमी है, एक फैमिली है, ये वो फैमिली से बाहर किसी को ले जाना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि आम आदमी है सागदार वज़ीर साहब, ख़ज़ाना- फैमिली से बाहर जाना का वफादात कौंसिल ऐसी मजेदार जगह है कि जहां फेडरेशन का, जी हाँ, बाकी इकाइयों, सूबों की इकाइयों से बात हो रही है, गद्दुम का मामला, चीनी का मामला, आटे का मामला, और इस स्टेज पर अगर वजीर ख़जाना ही मौजूद ना हो तो इससे बड़ा, जी हाँ, हैरान कुन मरला और लम्हा फिक्रिया क्या होता है कि हिस्ट्री ही तब्दील हो गई। बहरहाल इस पर मजीद प्रोग्राम के दीगर प्रोग्रामों में हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम से सलमान अदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।